वेलकम वंस अगेन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का न्यूक्लियस। इसमें ये +1 का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखो न्यूक्लियस के बारे में, इट्स डिस्कवरी, देन स्ट्रक्चर एंड देन इट्स फंक्शन। ठीक है, तो हम इसकी डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1861 में। किसमें? ऑर्किड रूट सेल्स के अंदर। अब देखो, सेल की डिस्कवरी जो थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, और जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो थोड़े मिलते जुलते नाम है, ठीक है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1861 में। अब देखिए, ये सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। हम पहले देख चुके हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। और ये लेकिन एब्सेंट होता है जब हम बात करते हैं अपने रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स। जो मैमल्स के इरिथ्रोसाइट्स यानी कि मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स है उसमें एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल की बात करें तो सीव ट्यूब एनिमल्स एलिमेंट्स में भी ये एब्सेंट होता है। सो देखो, अभी डिस्कवरी होगी इसकी, किसने की थी, नाम इनका आपको याद रखना है। और दूसरा कहाँ पाया जाता है, मोस्टली ये हर जगह आज जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, लेकिन कुछ एक यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि हम बात करें मैमल्स के आरबीसी की, और दूसरा हम बात करें सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर, तो उसमें ये एब्सेंट होता है। अब नंबर की बात करें तो नंबर देखो, जिस मोस्टली ये यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि सिंगल, ज़्यादातर, यानी एक सेल के ऊपर एक न्यूक्लियस, आप ऐसे बोल सकते हैं। और कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस इसमें 2 भी हैं, 3 भी हैं और बहुत सारे भी हैं। जो 2 न्यूक्लियस हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है, अभी आप ऐसे याद रख लो, इसी ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब इसको अंडरलाइन कर दिया अलग अलग, क्योंकि ये किसी का साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, या तो इटैलिक्स में लिखा जाता है या तो आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। तो देखो, ज़्यादातर ये एक ही न्यूक्लियस होता है, एक सेल के अंदर हमने पढ़ा है, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, किसमें, पैरामीशियम कॉर्डेटम में। 3 भी हो सकते हैं, पैरामीशियम ऑरिलिया में। और बहुत सारे 3 से ज़्यादा है, इससे भी हो सकते हैं। जैसे हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसमें आप एक सेल देखोगे तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं पाए जाते हैं। ओपेलिना के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन यहाँ से मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्या इसमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब बहुत सारे जो अगर न्यूक्लियस पाए जाएँ एनिमल सेल के अंदर, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंचिशियम, और सिंचिशियल भी लिखा होगा कई बुक्स में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंचिशियम। और प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। और स्लाइम मोल्ड एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसमें हम बोलते हैं कंडीशन को प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नहीं है, जो प्लाज्मोडियम ही है, इसका नाम प्लाज्मोडियम। ये देखो, कंडीशन एक ही है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनिमल सेल में होंगे तो हम उसको बोलेंगे सिंचिशियल, अगर प्लांट सेल के अंदर होंगे तो हम उसको, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तब हम उसको बोलेंगे सिनोसिटिक, और अगर स्लाइम मोल्ड के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है उसी कंडीशन का हम नाम दे देते हैं प्लाज्मोडियम। आगे देखिए, इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। लास्ट में बताती हूँ आपको कौन कौन सी मेन चीज़ें याद रखनी है, जब हम फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। देखो, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, देखो न्यूक्लियस का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो साइड में आपको दिख रही है, दिस इज मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये डबल होती है, एक यानी कि एक आउटर और एक इनर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में तो एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर देखो, बीच में ये कई कई जगह से ये इंटरप्टेड है, खाली है कई जगह से। इन स्पेसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इन स्पेसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब आगे देखिए, ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है इस तरह का, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स इनको हम बोलते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और जो भी इसके अंदर मटेरियल जो फिल्ड है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसकी वो डबल है, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या क्या है, और मेम्ब्रेन की जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में इंटरप्टेड है। इन्हीं स्पेसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स से देखो, जो मटेरियल है वहाँ से एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे मटेरियल बनेगा वो बाहर सेल में, और सेल से जो भी मटेरियल बनेगा, जो भी न्यूक्लियस को ज़रूरत होगी वो न्यूक्लियस के अंदर, यहीं से जो
इसका एक्सचेंज जो है वो चलता रहेगा। बीच में एक सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियोलस, और साइड में आपको जितने भी फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो वो उनको हम बोलेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स। और फ्लूइड जो इसके अंदर फिल्ड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए इसके बारे में लिखा क्या क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वॉल्व, जैसे बता दिया आपको, इट इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, और जो आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम जो है इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो आपको बाहर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और यहीं से हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आगे कंटिन्यू होती है। जब हमने पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने वहाँ पे देखा था। तो आगे देखिए क्या लिखा है, द आउटर मेम्ब्रेन वेयर राइबोसोम ऑन सरफेस इट इज कनेक्टेड विद आर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही कनेक्टेड है। एंड द टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाई स्पेस कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस है, ये आपको जो दिख रहा है स्पेस इसके बीच में, ये वाला नहीं, ये तो न्यूक्लियर पोर है। जो इन दोनों, जैसे ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज दिस स्पेस इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आगे देखिए, आगे न्यूक्लियर पोर्स के बारे में लिखा है। न्यूक्लियर पोर क्या इन्वॉल्व इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, जैसे आपको बता दिया, विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स जो मूवमेंट ऑफ आरएनए, यानी जो भी मटेरियल बनेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, वो न्यूक्लियस से बाहर अंदर इस तरह से जाता रहेगा, टेक्स प्लेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जो और साइटोप्लाज्म के बीच में, ये सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में ये एक्सचेंज होता रहेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलाई। जो आपने सेंटर में स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, जब एक सिंगल है, ठीक है, अगर एक सिंगल है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और बहुत सारे हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, एक ही चीज़ है। देखो, अब देखो ये क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे हर एक जो भी ऑर्गेनेली है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि इसको कवर करके रखती है। लेकिन जो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई बोल लो, उसके जो बाहर है वो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका कंटेंट जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू रहता है। मतलब बोलने का ऐसे, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर पोर्स नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोलस इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये बनाया आपने ऐसा है, लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसमें जो भी मटेरियल है वो इसके साथ जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज नहीं होगा, जो न्यूक्लियर पोर है उनके थ्रू मटेरियल कोई भी सेल से बाहर अंदर या न्यूक्लियस के बाहर अंदर यहाँ से जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर बाहर यहाँ से जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो भी मटेरियल है इसके अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कंटिन्यूज विद न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, और यहाँ पे हमारे जितने भी राइबोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स हैं वो बनते हैं, और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, किसी मेम्ब्रेन के किसी सेल ऑर्गेनेली के साथ अटैच हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम एक्चुअल में कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर या न्यूक्लियोलाई के अंदर, आप इसे बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, क्रोमेटिन फाइबर, जितना भी आपने थ्रेड लाइक मटेरियल जो भी इसके अंदर देखा वो सारा क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। अब देखिए इंटरफेस, इंटरफेस मतलब सेल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। देखो सेल डिवाइड होता है 1 से 2 में, 2 से 4, इस तरह से डिवाइड होता है, लेकिन वो हमेशा तो डिवाइड नहीं होता रहता, कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी करता होगा। तो जिस टाइम के लिए रेस्ट करता है उसमें ये क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं तब, और जब ये डिवाइड होने लगता है तो यही क्रोमेटिन फाइबर जो अपने डिफरेंट शेप्स लेने लग पड़ता है, उन्हीं शेप्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन फाइबर जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। जो सेल जो है रेस्ट पे होगा, या आप इसको और अच्छे से बोलना है तो यानी कि सेल इंटरफेस पे होगा, तो वो क्रोमेटिन फाइबर यानी थ्रेड की फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड्स की फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे वो डिवाइड होने लगता है 1 के 2, और उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन जब वो डिवाइड होता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो उसमें क्रोमेटिन फाइबर जो हैं आपके, वो शेप्स ले लेते हैं, डिफरेंट शेप्स ले लेंगे, उन्हीं शेप्स को हम नाम देंगे क्रोमोसोम का। अब देखिए, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न, अब सेल डिवीज़न की बहुत सारी स्टेजेस होंगे ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एक ही स्टेज में थोड़ी ना डिवाइड हो जाएगा, तो इसी तरह बहुत सारे स्टेजेस होंगे। तो सेल क्या करता है, एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेता है क्रोमेटिन फाइबर, उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए इसके अंदर है, कुछ बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर हैं, आरएनए इसके अंदर है, ये सारा क्रोमेटिन फाइबर के अंदर रहता है। चलिए डायग्राम से इसको हम देखते हैं थोड़ा सा।
अब देखिए, अगर हम अपने सिंगल ह्यूमन सेल्स की बात करें तो हम में जो है, जो डीएनए होता है ना क्रोमेटिन में, वो होता है 2 मीटर, इतना लंबा होता है 2 मीटर। वो एक 46 क्रोमोसोम, हम में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आपके सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं नंबर, तो नंबर है 46। अगर आपसे कोई पूछे पेयर्स कितने, तो इनके पेयर बना दो, तो ये आ जाएगा हमारा 23 पेयर। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा हमारा 23 पेयर। नंबर कितना है तो 46, और पेयर्स कितने हैं तो 23। ये ध्यान से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो 2 मीटर इतना लंबा डीएनए होता है, वो इस हमारे 46 क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए जो है वो एडजस्ट होता है। कैसे एडजस्ट होता है, कैसे इसकी पैकेजिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे, हम +2 में पढ़ेंगे। अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है। जैसे देखिए, आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने कपड़े पैक कर रहे हैं, तो एक है आप बहुत सारे कपड़े जो है बिखेर के रखेंगे, तो आपके कम कपड़े आएंगे। अगर उन्हीं कपड़ों का प्रॉपर पैक करके आप रखेंगे तो आपके उसी जगह पे ज़्यादा कपड़े आपके आ जाएंगे। तो वही 2 मीटर डीएनए जो है वो पैकेजिंग के अकॉर्डिंग, अब पैकेजिंग उसकी कैसी है कि वो 46 क्रोमोसोम के अंदर एडजस्ट हो जाता है। और सेल का साइज़ कितना होता है, सेल का साइज़ एक आपको दिखता भी नहीं है, एक जस्ट आपको नेक्ड आई से दिखता भी नहीं है। उसके अंदर आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, चाहे आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप है। लेकिन आपको अगर सारी सेल ऑर्गेनेल्स देखनी होगी तो आपको डेफिनेटली आपको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो उसके अंदर कैसे ये 2 मीटर इतना लंबा डीएनए कैसे एडजस्ट है, दैट इज़ जो सारा जो काम है वो पैकेजिंग का, और पैकेजिंग कैसी होती है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ द +2। वो +2 का टॉपिक है। अभी मैंने बता दिया है कि आपको वहाँ पे पढ़ना क्या है। अभी क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जो देखो, हर क्रोमोसोम जो है उसके डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देखते हैं इसकी। एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। देखिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये बीच में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और इसके सेंट्रोमेयर जो है उसकी बाहर कवरिंग है, उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ये लिखा है उसमें, देखो ये सेंटर में ये सेंट्रोमेयर आ गया, ठीक है, और इसकी सेंट्रोमेयर की कवरिंग इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और इसकी 2 आर्म्स होती हैं, इन्हीं को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इसकी 2 आर्म्स हैं, ये देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम है। देखिए, जब डिवाइड नहीं हो रहा है सेल तो इस तरह से थ्रेड में, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर बना है इस तरह से, जब वो डिवाइड होने लग पड़ेगा तो इस तरह से शेप ले लेगा। और शेप भी ये बहुत तरह की लेता है, जैसे ये ऐसा भी ले सकता है, ऐसा भी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस डिफरेंट शेप जो है वो ले सकता है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम देखो पढ़ते हैं। देखो, जब आप एक क्रोमोसोम को आप देखिए, ये क्रोमोसोम है, ये इसका ये थ्रेड देखो, इसको आप खोल के जब आप देखेंगे तो ये आपका डीएनए है। इसके अंदर ये 2 मीटर लंबा डीएनए इस तरह से पैक है, तभी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम के अंदर आपका 2 मीटर डीएनए जो है वो पैक हो जाता है, अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हमने क्या पढ़ रहे थे हम। एवरी क्रोमोसोम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर में, सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है, और उसके साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो उसको कवर करता है, उसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। और सेंट्रोमेयर क्या करता है, 2 क्रोमेटिड्स या 2 आर्म्स को ये होल्ड करके रखता है, जैसे आपने डायग्राम में देखा। और एक देखो, समटाइम्स इसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, जो कि एक सैटेलाइट का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पे 2 आर्म्स हैं, यहाँ पे ऊपर जाके एक और कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है जिसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या हम सैटेलाइट उसको डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। अब सेंट्रोमेयर के बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। अब इसको डायग्राम से देखिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मेटासेंट्रिक मतलब यहाँ पे सेंट्रोमेयर सेंटर में है, ठीक है, सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो सेंटर में है, और इसकी जो 2 आर्म्स हैं उनकी इक्वल लेंथ है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा परे होता है, और एक इसकी आर्म छोटी होती है और एक इसकी आर्म लंबी होती है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमेयर इसमें बिल्कुल साइड में चला जाता है, और एक आर्म बहुत ही छोटी और दूसरी आर्म बहुत ही लंबी हो जाती है। टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आप इसकी पढ़ सकते हैं, आप क्या क्या लिखा है, यही लिखा है इसके बारे में। टेलोसेंट्रिक जब बिल्कुल टिप पे चला जाएगा, और एक आर्म जो है वो काफ़ी लंबी और दूसरी जो है वो दिखेगी भी नहीं या होगी नहीं, तो ये टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल टिप पे चला जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, मेटासेंट्रिक से स्टार्ट किया था, जहाँ पे सेंट्रोमेयर सेंटर में है, दोनों इक्वल। यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा सा परे, तो यहाँ पे एक बड़ी एक छोटी। और एक्रोसेंट्रिक में
सेंटर से और भी ज़्यादा परे चला जाएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा लंबी और एक बहुत ही ज़्यादा छोटी, और टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल टिप पे चला जाएगा, वहाँ पे एक आर्म जो है वो आपकी काफ़ी लंबी आ जाएगी और दूसरी जो है वो दिखेगी नहीं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। ये टाइप्स हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के बेसिस पे, डिफरेंट शेप्स लेते हैं जब डिवाइड होते हैं ना, जैसे मान लो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस तरह से डिवाइड होंगे। तो एक एक स्टेज में ये वाली शेप ले लेगा, दूसरे में ये वाली शेप ले लेगा। तो इस तरह से डिफरेंट ये जो है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर सेंट्रोमेयर की हम बात करें। ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट में फंक्शन लिखे हुए हैं न्यूक्लियस के। अब देखो न्यूक्लियस में सारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ये अभी हमने देखा, ठीक है। हम फंक्शन भी देखो साथ साथ में देखते गए। यहाँ पे हमने ओवरऑल फंक्शन हमने लिखने हैं इसके। अब देखो न्यूक्लियस जो है वो इसी जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट सेल से उसके डॉटर सेल में ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 4 में डिवाइड होगा, तो इसी तरह से अपना जो डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको वो पास करता रहता है। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस प्री रिक्वेस्टेड टू सेल डिवीजन, यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का डिवीजन ही पहले होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सारा जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर होता है, इसलिए न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, सेल बाद में डिवाइड कर। देखो मान लो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो पहले ही डिवाइड हो जाएगा, पहले डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आपका सेल जो है वो उसके बाद डिवाइड होगा। अब न्यूक्लियस क्या करता है? राइबोसोम जो है उसको फॉर्म करता है न्यूक्लियोलस में। देखो अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। देखो न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं हम, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है? राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। और राइबोसोम किसकी फॉर्मेशन करता है? फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। चलिए हम इसको एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपने देखा डिस्कवरी किसने की थी, और ये आपको एक एक नंबर का आप याद रख सकते हैं इसका। आगे देखिए जो न्यूक्लियस का डायग्राम है आपको याद कर, सिंपल है, इजी है, तो आप इसके बारे में देखते जाएंगे, वो आप इसके बारे में लिखते जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ, इसको हमने थोड़ा सा लंबा किया है। हमने देखा है क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो क्या होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये आपको +2 में भी कंटिन्यू है टॉपिक, तो इसको आप प्लीज़ आप इसको ध्यान से आप पढ़ लेना, इसको बार बार रिवाइज कर लेना। क्रोमोसोम के टाइप्स कितने होते हैं ये भी +2 में है। और देखिए अगर आपको डिटेल में देखना तो क्रोमोसोम इसके अंदर डीएनए कैसे पैक होता है, या इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं। द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर, और लास्ट में इसके फंक्शन। ओके, थैंक यू क्लास।